माँ, जल्दी देखो कौन आया है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? और तेरे साथ ये कौन है? हाँ, मैंने शादी कर ली है। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कैसी है लड़की? कहाँ की है? इसका खानदान क्या है? गुणवती है या नहीं? मेरा तो एक ही बेटा है और उसने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अरे कम से कम बताया तो तू होता मुझे। कुछ बात ऐसे फंस गई कि मुझे तुरंत ही रीना से शादी करनी पड़ी। ऐसे थोड़ी ना होता है। तेरी शादी के मैंने कितने अरमान सजा रखे थे। मैंने सोचा था कि तू घोड़ी चढ़ेगा, बैंड बाजे के साथ अपनी बहू को लेकर आऊंगी, पर तूने तो बस शादी करके गले में वरमाला डाल के दरवाजे पर खड़े होकर कह रहा है कि मैंने शादी कर ली। ऐसे थोड़ी ना शादी होती है। अरे किस बात पर बहस हो रही है भैया? तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं। छोटी, बात ऐसी है कि बात कैसे भी हो, भाभी लेकर आए हो तो जरा इनका मुंह तो दिखाओ। हमारी इकलौती भाभी आखिर कैसी है? अनीता उत्सुकता से रीना का घूंघट उठाती है तो शीला और अनीता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो दोनों उसको देखकर पीछे हट जाती है। सोनू, ये क्या उठा लाया है तू? तुझे और कोई नहीं मिली? इतनी काली बहू लेकर आया है। इसके बालों और चेहरे का रंग एक सा लग रहा है। हे भगवान, एक तो चुपचाप शादी कर ली और बहू भी लेकर आया तो काली। क्या करूं मैं इस लड़के का? भैया, तुम्हारे लिए क्या लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुमने इस काली लड़की से शादी कर ली? कॉलेज में तुम्हारे पीछे लड़कियां पागल हो रखी थी और तुम्हें पसंद आई तो ये काली कलूटी। अगर तू एक बार कहता कि तुझे शादी करनी है तो मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देती। तुझे इस काली कलूटी में क्या पसंद आया न जाने। बहुत हुआ तुम दोनों का काली कलूटी कहना। अब ये इस घर की बहू और मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता। मैं जानता हूँ कि इसका रंग दबा हुआ है, पर इसके गुण उतने ही साफ सुथरे हैं। बहुत अच्छी लड़की है रीना। मैंने इसके रंग रूप से नहीं बल्कि इसके गुणों से शादी की है। तुम इसको परख कर तो देखो, तुम भी इसके कायल हो जाओगे। मुझे ये काली कलूटी बहू स्वीकार नहीं है। तुझे अगर अपनी बहू के रूप में इसको रखना है तो रख, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। अरे बहू की मुंह दिखाई करने जब पड़ोसिन आएगी तो उनको मैं अपना मुंह क्या दिखाऊंगी? और मेरे सारे दोस्त मेरे कितने मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसी भाभी नहीं चाहिए। सुशील और अनीता रीना को देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपने अपने कमरे में चली जाती है। उन दोनों का स्वागत भी कोई नहीं करता। बेचारी रीना दरवाजे पर खड़ी हुई अपने स्वागत का इंतजार कर रही होती है। तभी सोनू चावल का कलश लेकर दहलीज पर रखता है और उसे गृह प्रवेश करने को कहता है। रीना उदास मन से गृह प्रवेश करती है। कुछ दिन बाद सोनू का फोन आता है और फोन सुनकर सोनू रीना से कहता है, रीना, मुझे कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी अभी अभी शादी हुई है और मम्मी और छोटी तुमसे नाराज रहती हैं। पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। आप फिक्र क्यों करते हो जी? आप अपना काम देखिए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अगले दिन सोनू चला जाता है। शीला और अनीता जब सोनू को जाते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है और अपने मन में सोचती है कि अब तो रीना को घर से बाहर निकाल देंगे और दोनों उसको परेशान करना शुरू कर देती है। अरे बहू, कहाँ मर गई? आई माँ जी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। लाई माँ जी। रीना चाय लाकर देती है तो शीला कहती है, ये चाय बनाई है इतनी काली, तुझे चाय भी बनाने नहीं आती? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? अब तुझे चाय बनाना भी हम ही को सिखाना पड़ेगा। बस एक चाय मांगी थी, वो भी इतनी बेकार बनाई है। क्यों परेशान होती हो माँ? जैसे वो है वैसे ही तो चाय बनाई है। काली है तो काली ही चाय बनाएगी, गोरी थोड़ी बनेगी। माँ, आपके सर में दर्द था तो इसलिए थोड़ी कड़क चाय बनाई थी। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बहुत बखूबी आता है भाभी तुम्हें। चाय अच्छी नहीं बनी तो माँ के सिर के दर्द को बहाना बना दिया। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ये काम अनीता और रीना का अब रोज का हो चला। एक दिन रीना नहाकर तैयार हो रही थी और आंखों में काजल लगा रही थी। तभी अनीता वहाँ पहुँच गई और बोली, अरे भाभी, इस काजल को लगाकर क्या करोगी? तुम्हारा रंग ही काजल जैसा है तो भला ये काला काजल तुम्हारी आंखों में क्या करेगा? रहने दो,
बेकार में काजल बर्बाद हो जाएगा। काजल को भी तुम्हारा रंग देखकर शर्म आ जाएगी कि मैं इतना कम काला क्यों हूँ। अनीता को चुभने वाली बातें रीना बर्दाश्त करती चली जाती थी। उसको बहुत बुरा भी लगता था, पर वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन की बात है, घर के आंगन में रीना को एक पर्चा मिला जिस पर फूड कंपटीशन लिखा हुआ था। जब वो उसे लेकर अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची, तब अनीता अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, फूड कंपटीशन है, मुझे उसमें भाग लेना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू जरूर जीतेगी। वो तो मुझे भी पता है, पर मेरी एक दिक्कत है कि वहाँ पर जाने के लिए मुझे एक साथी की जरूरत होगी जो मुझे मिल नहीं रहा। फॉर्म भर दे, कोई ना कोई जरूर तेरे साथ आ जाएगा। अनीता फूड कंपटीशन के लिए फॉर्म भर देती है। रीना को फूड कंपटीशन में जाने की इजाजत नहीं मिलती, इसलिए वो वेश बदलकर, अपने चेहरे पर नकाब लगाकर और नाम बदलकर अनीता के साथ उसके साथी के रूप में चल पड़ती है। अनीता को ये नहीं पता होता है कि उसका जो साथी है वो उसकी भाभी है। अच्छा हुआ मुझे एक साथी मिल गया, अब इसकी सहायता से मैं कंपटीशन जीत जाऊंगी। खाना तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर मुझे ननन जी को जिताना है। कंपटीशन शुरू होता है और रीना अनीता दोनों खाना बनाना शुरू करती है। रेसिपी का नाम होता है चीज ऑमलेट। अनीता जल्दी जल्दी ऑमलेट बनाती है, परंतु उसका ऑमलेट जल जाता है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है, पर उसके पास अब समय भी नहीं होता। जब ये सब रीना देखती है तो वो जल्दी से चीज ऑमलेट बनाकर उसकी टेबल पर रख देती है। आपने अपना चीज ऑमलेट मुझे दे दिया। बात अच्छी रेसिपी की होनी है, तुम जीतो या मैं जीतूं, क्या फर्क पड़ता है। पर आप है कौन? जल्दी जाओ, कंपटीशन की रेसिपी का टाइम हो गया है। रीना जब अपना चीज ऑमलेट जज को खिलाती है तो जज को वो चीज ऑमलेट बहुत पसंद आता है और वो अनीता को विजयी घोषित कर देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक से रीना का नकाब नीचे गिर जाता है और अनीता रीना को पहचान जाती है, पर वो उसको कुछ भी जाहिर नहीं करती। माँ, मैं कंपटीशन में जीत गई हूँ, पर मेरे कंपटीशन जीतने के पीछे मेरी भाभी का हाथ है। अगर ये मेरे साथ न होती तो मेरा जीतना नामुमकिन होता। मैं कुछ समझी नहीं। अनीता सारी बात शीला को बताती है, जिससे सुनकर शीला बहुत खुश होती है और रीना को अपने गले से लगा लेती है। अनीता और शीला रीना को बहुत प्यार करने लगते हैं और अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। रेखा के पति का देहांत हो गया था। उसके पास उसका बेटा कबीर ही रह गया था। वो पहले से ही गरीब थी। पति के देहांत के बाद पता चला कि उसके पति ने कर्जा भी ले रखा था। हाय मेरा नसीब, पहले से ही मेरे पास कुछ नहीं था और अब मेरे पति का भी देहांत हो गया और ऊपर से ये कर्ज। हाय, मैं कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगी। माँ, आप इस तरह से रोती रहोगी तो कैसे काम चलेगा? हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पेट भरने के लिए तो खाना भी नहीं रहा, भला हम क्या करें। मुझे अगर तेरे पिता ने पहले बता दिया होता तो मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेती। अब मैं अकेली कहाँ कहाँ फिरूंगी। मुझ अकेली जान को तो कोई काम भी नहीं देगा। रेखा जिस घर में रह रही होती है वहाँ से भी कुछ दिन बाद निकाल दी जाती है, क्योंकि वो मकान भी गिरवी होता है और बहुत दिन से उसने उस मकान का किराया भी नहीं दिया होता है। खुद तो अपना पल्ला झाड़ कर चले गए और मुझे मुसीबत में छोड़कर चले गए। अरे इतना कर्जा लिया भी तो क्यों लिया? दारू ने जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अकेली होती तो कब की मर गई होती। बेटे साथ तो मर भी नहीं सकती। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब बेटे की जिंदगी कैसे संवार पाऊंगी? रेखा अपनी पोटली को अपनी बगल में दबाकर रोती हुई जा रही होती है। तभी उसे राधा नाम की एक महिला मिलती है। वो उसे देखकर पहचान जाती है। अरे रेखा बहन, तुम यहाँ इस हालत में, सब ठीक तो है ना? राधा बहन, क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ना ही मारा जाता है, ना ही जिया जाता है। रेखा राधा को अपने सारे हालात बता देती है। राधा को उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता है। वो रेखा से कहती है, रेखा, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं तो वैसे भी तुमसे मिलने ही आ रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे क्यों याद कर रही थी? एक दुकान मेरे पास बहुत दिनों से खाली पड़ी है, तो सोचा उसमें कुछ खाने पीने की दुकान खोल लूं, पर समझ नहीं आ रहा था किस चीज की दुकान खोलूं। तभी मुझे तुम्हारा विचार आया
कि एक बार तुम्हारे यहाँ मैंने राज कचौड़ी खाई थी जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसका स्वाद मैं आज तक भूल नहीं पाई। बस मैं उसी की रेसिपी तुमसे जानना चाहती थी। रेसिपी क्या? उसमें मैं वही मसाला मिलाती थी जो उसके लिए जरूरी था। अब उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक काम की जरूरत है जिससे तुम अपना कर्जा चुका सको और मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगी? तुम उसी दुकान में रह लेना। रेखा ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो ये काम करने के लिए मान जाती है। रेखा के हाथ की बनी राज कचौड़ी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। परंतु राधा को लगता है कि ये उसकी वजह से हो रहा है। मेरी दुकान का नाम देखो कितना बड़ा हो गया। सब लोग मेरे यहाँ की राज कचौड़ी खाना चाहते हैं। हाँ बहन जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ की राज कचौड़ी इतनी अच्छी बनती है कि लोग उसको इतना पसंद करेंगे। क्या कहा? तुम्हारे हाथ की राज कचौड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी दुकान का असर है जो यहाँ पर सभी ग्राहक आते हैं। नहीं तो ऐसी राज कचौड़ी को तो हर कोई बना ले। राधा रेखा को बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है। उसके पास कुछ पैसे होते हैं, उन्हें लेकर वो उस दुकान से निकल जाती है और एक जंगल में पहुँचती है जहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिलती है। बेटा, मेरा घर यहाँ पास में ही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरा कुछ सामान मुझे अपने घर तक पहुँचाना है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं यहाँ सामान उठा सकूं। रेखा उसकी मदद कर देती है। वो झोपड़ी में जाती है तो देखती है कि झोपड़ी में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वो उस सामान को सही तरीके से रख देती है। तभी बुढ़िया उससे कहती है, बेटा, तूने मेरी बहुत मदद की है, बस एक और मदद कर दे, मेरे लिए खाना बना दे। सामान सारा चूल्हा के पास ही रखा है। रेखा उस सामान की मदद से राज कचौड़ी बनाती है और बुढ़िया को खिलाती है। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी थैली में से एक राज कचौड़ी देती हुई कहती है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये लो राज कचौड़ी, ये तुम्हारी मदद करेगी, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वो ये कहकर गायब हो जाती है। तभी वो राज कचौड़ी विशाल आकार में आ जाती है और उसे बताती है, डरो मत, मैं एक जादुई फ्लाइंग राज कचौड़ी हूँ। तुम मुझ पर बैठकर कहीं भी जा सकती हो और जो भी तुम मुझ पर बैठकर बनाओगी वो लाजवाब और स्वादिष्ट होगा। मुझ पर कितने भी लोग बैठ सकते हैं और मैं उन्हें लेकर उड़ सकता हूँ। रेखा उस फ्लाइंग राज कचौड़ी को पाकर बहुत खुश होती है और उस पर बैठकर राज कचौड़ी बनाती है और लोगों तक उस राज कचौड़ी को पहुंचाती है। कुछ लोग उस पर बैठकर ही राज कचौड़ी का लुत्फ उठाते हैं। ये बात जब राधा को पता चलती है तो वो उस फ्लाइंग राज कचौड़ी को चुराने के लिए आती है। जैसे ही वो राज कचौड़ी को हाथ लगाती है तो वो राज कचौड़ी उसको लेकर उड़ जाती है और उसको गोल गोल घुमाकर हवा में उड़ा देती है, जिसकी वजह से उसका कई दिन तक सिर घूमता रहता है। ये तो सच में जादुई फ्लाइंग राज कचौड़ी है, इसने तो मुझे हवा में ही उड़ा दिया। आज के बाद तो मैं इसकी तरह मुंह भी ना करके देखूं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। राधा अब रेखा के किसी भी काम में दखल नहीं देती थी, ना ही उसकी राज कचौड़ी को कभी देख। वो बहुत डर गई थी। अब उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। वो अपनी दुकान पर बस मक्खियाँ उड़ाती रहती थी। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक आदमी भागा भागा रेखा के पास आता है। क्या हुआ भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रेखा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो भागी भागी फ्लाइंग राज कचौड़ी के पास जाती है और उसे कहती है, आज तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, पर आज गांव वालों को तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रेखा उस फ्लाइंग राज कचौड़ी को लेकर गांव में चली जाती है और वहाँ पर सभी लोगों को उस पर बैठने के लिए कहती है। सभी गांव वाले उस राज कचौड़ी पर बैठ जाते हैं। रेखा उन्हें उड़ाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देती है। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। हिसारपुर नामक गांव में मदन नाम का एक आदमी रहता था। मदन पेशे से कूली था। गांव से 4 घंटे की दूरी पर शहर था। हर रोज मदन सुबह सुबह 4 घंटे का सफर करके शहर जाता था और वही स्टेशन पर कुली का काम करता था। लोगों का इंतजार करता था और उनके सामान उठाया करता था। लीला,
मैं जा रहा हूँ। केशव को उठा देना और स्कूल भेज देना। जी ठीक है, आप जाइए। मदन स्टेशन आकर लोगों का इंतजार करने लगता है। कूली कूली लाइए भाई जी, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। अरे ठीक है, ये लो सामान उठा लो, मगर ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। जी साहब कोई बात नहीं, आप जितना देंगे उतना ही काफी है। मदन सुबह से शाम तक लोगों का सामान उठाया करता था और रात के वक्त वापस 4 घंटे का सफर करके घर पहुंचता था। जी आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, आज आने में थोड़ी देर हो गई। ये लो, आज इतने रुपए कमा पाया। जी ठीक है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पिता के आने की आवाज से बेटा केशव दौड़ता हुआ पिताजी के पास आता है। पिताजी आप आ गए? पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? तुम्हें स्कूल भी जाना है, इतनी देर तक जागा मत करो। पिताजी कितने दिन हो गए हैं, मैं आपसे मिल ही नहीं पाया था। मैंने आज सोच लिया था मैं आपसे मिलकर ही सोने जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बता स्कूल में सब कैसा चल रहा है? पढ़ाई सही तो चल रही है ना? हाँ पिताजी, पढ़ाई अच्छे से तो हो रहा है, मगर सभी बच्चे मेरे फटे कपड़े जूते का मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इन सब से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी भी बात का बुरा मत मान। मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि अपने पिता की तरह कूली ना बने। इतना कहते कहते मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी आप उदास ना हो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। जा बेटा, अब सो जा। मदन खाना खाकर सोने चला जाता है और सुबह जल्दी उठकर शहर जाने के लिए निकल जाता है। कूली कूली, उठाओ ये सारा सामान। जी साहब, वैसे सामान तो बहुत ज्यादा है साहब, एक और कूली को ले लीजिए, दोनों मिलकर सारा सामान उठा लेंगे। नहीं, मैं केवल एक कूली को अपना सामान देना चाहता हूँ। बोलो तुम ये सामान अकेले उठा पाओगे या नहीं? साहब सामान तो बहुत ज्यादा है, मगर कोई बात नहीं, मैं सभी सामान उठा लूंगा। मदन अकेले ही उतना सामान उठाकर बढ़ने लगता है। साहब कहाँ तक जाना है? चलो जहाँ तक मैं कहता हूँ वहाँ तक चलो। जी साहब। मदन लगभग 1 घंटे से उतना सामान ढोकर आगे बढ़े जा रहा था। साहब अब और कहाँ तक जाना है? अरे तुम कितना सवाल करते हो, चुपचाप चलो, अब बस पहुँचने ही वाले हैं। हो कुली और सवाल जवाब मालिक की तरह करते हो। मदन ये सुन दुखी हो जाता है और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। कड़ी धूप में इतना सामान उठाकर मदन चले जा रहा था। ए कुली रुको, यहीं रुको, यहीं सारा सामान उतार दो। जी साहब, ये लीजिए आपका सामान, सुरक्षित पहुंच गया, अब पैसे दे दीजिए। ठीक है, ये लो। क्या साहब, ये तो 30 रुपए हैं, ये तो एक आदमी का पैसा भी नहीं है। मैंने तो 2 आदमियों का काम किया है, इसमें क्या होगा? मैं तो इतना ही दूंगा, लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। मेरा तो काम हो गया। साहब 2 घंटे से भी ज्यादा इस कड़े धूप में इतना सामान लेकर आया, पर आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, भगवान सब देख रहा है साहब। अरे प्रवचन देना बनकर, कूली है, कूली की तरह बातें कर, मालिक मत बन। ठीक है साहब, फिर ये भी आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मदन वो रुपए भी उस आदमी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कैसे लोग होते हैं दुनिया में, इतने पैसे वाले हैं फिर भी एक गरीब का पैसा मार रहे हैं। इसके बाद मदन बहुत दुखी हो जाता है। कुछ घंटे लोगों का इंतजार करता है। जब कोई भी नहीं आता है तो वो जल्दी ही घर लौटता है। अरे आज आप जल्दी ही आ गए। मदन कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप आकर सो जाता है। अरे क्या हुआ, बताइए तो सही। मदन लीला को सारी बातें बताता है। आप उदास मत होइए, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, इन सबको भूल जाइए और आगे की सोचिए, ज्यादा मत सोचिए। लीला, आज सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो खुद किसी से ज्यादा रुपए नहीं लेता और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ये सारी बातें केशव सुन लेता है और अपने पिताजी के पास आता है। क्या हुआ पिताजी? नहीं बेटा, कुछ नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जल्द ही आ गया। एक बात तो ध्यान से सुनना, कुछ भी हो जाए तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर और बड़ा आदमी बन। मैं तुझे एक अच्छी पोस्ट पर देखना चाहता हूँ। जी पिताजी। केशव मन लगाकर पढ़ाई करता था और क्लास में हमेशा अव्वल लाता था,
धीरे धीरे केशव बड़ा होने लगता है और उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब तो केशव को आगे की पढ़ाई करवाने के लिए शहर भेजना होगा। हमारे पास उतने पैसे तो नहीं लीला, चाहे कुछ भी हो जाए, केशव को आगे पढ़ने के लिए तो भेज कर ही रहूंगा मैं। एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन थी। मदन उसे गिरवी रखकर केशव को आगे के लिए पढ़ने भेजता है। शहर आकर केशव मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। मदन अभी भी कूली का काम करता था और अब वो और भी ज्यादा वक्त तक काम करता था ताकि केशव को पैसे भेज सके। कई कई दिन तक मदन घर ही नहीं जाता था और काम करता रहता था। जहाँ जगह मिलती थी वहीं सो जाया करता था। फिर अचानक मदन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और कुछ लोग मदन को उसके गांव लेकर आते हैं। आप इतने दिनों से कहाँ थे और ये क्या हुआ? लगातार काम करने की वजह से मदन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसके हाथ पैर भी नहीं उठ रहे थे। उसे खुद का होश भी नहीं था। कई महीनों तक मदन की तबीयत खराब ही रहती थी। लीला, इतने महीने से केशव 1 रुपया भी नहीं भेज पा रहा है। कैसे रह रहा होगा हमारा बच्चा? आप ये सब मत सोचिए, आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एक दिन पुलिस की गाड़ी मदन और लीला के घर के बाहर आकर रुकती है। सभी गांव वाले उनके घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर से केशव पुलिस की वर्दी पहने बाहर आता है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। केशव तुरंत घर के अंदर जाता है तो देखता है उसके पिताजी बीमार पड़े हैं। बेटा तू आ गया, देखना तेरे पिताजी की हालत। पिताजी, ये देखिए, आपका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। केशव को पुलिस की खाकी वर्दी में देख मदन की आंखों में आंसू आ जाता है। बेटा, तू कैसा है? इतने महीने में पैसे नहीं भेज पाया, तू कैसे इतने दिन रहा? पिताजी, आपने जो भी पैसे भेजे थे उन्हें मैं बहुत संभाल कर खर्च करता था, इसीलिए मैं इतने महीने बचाए हुए पैसे से रहा। फिर तो मेरी नौकरी ही लग गई। देखिए, बाहर गाड़ी खड़ी है। मदन ने आज तक जितने भी परिश्रम किए थे, केशव ने उस मेहनत को सफल कर दिखाया था। केशव अपने पिताजी का इलाज करवाता है, गिरवी रखी जमीन छुड़ाता है और अपने माँ पिताजी को अपने साथ शहर लेकर चला जाता है। केशव हर रोज काम से थोड़ा समय निकालकर स्टेशन पर आता था और ये देखा करता था कि कोई भी आदमी किसी कुली के साथ बुरा बर्ताव ना करे और उसे उसकी मेहनत का रुपए जरूर दे। भवानीपुर नामक गांव में नवीन राम नाम का एक दुकानदार रहता था। नवीन राम वर्षों से किराने का दुकान चला रहा था और आज तक कभी किसी ग्राहक ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की थी। नवीन राम का हर सामान बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रहता था। नवीन राम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। सुबह सुबह दुकान की साफ सफाई के बाद हर रोज पूजा किया करता था। हे भगवान, कृपा करना, माँ का ऑपरेशन सही से हो जाए। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी। कुछ दिनों में उनका ऑपरेशन होने वाला था। नवीन राम ने बचपन से अपनी माँ को बहुत तकलीफ उठाते देखा था, इसलिए बड़ा होने के बाद नवीन राम ने अपनी माँ को हर प्रकार की खुशी देने की कोशिश की थी। नवीन राम के जैसे ही किराने का दुकान गांव में ढेरों था, इसलिए नवीन राम की दुकान पर बहुत ग्राहक तो नहीं आते थे, लेकिन इतने ग्राहक आ जाते थे और कमाई इतनी हो जाती थी जिससे घर चल जाए। ललिता, मुन्नी और सोनू के स्कूल का फीस का क्या हुआ? क्या होना है, आपने जो पैसे दिए थे मैं स्कूल को देकर आ गई। हाँ, लेकिन मैंने तो थोड़े ज्यादा पैसे दिए थे ना। नहीं नहीं, फीस बढ़ गई है और पता नहीं किस किस बात के पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल पैसे नहीं बच पाए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नवीन राम की पत्नी हमेशा उसे झूठ बोलती थी और पैसे चुराकर अपने पास रखती थी और अपने सहेलियों के साथ घूमने जाती थी। सुनो ललिता, जरा देख लेना, माँ को किसी बात की कोई जरूरत तो नहीं? अगर होगी तो मुझे बताना। हाँ ठीक है। ललिता अपनी सास से बहुत जलती थी। इन्हें तो केवल अपनी माँ की ही पड़ी रहती है, कभी मेरे लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है। ललिता अपनी सास के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मगर ये बात नवीन राम को पता नहीं चलने देती थी। नवीन राम की माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए ठीक से बोला भी नहीं जाता था। नवीन राम हर रोज अपनी माँ के पास बैठा करता था और उनसे बातें किया करता था।
मगर जब भी नवीन राम की पत्नी आती थी, वैसे ही नवीन राम की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती थी। ललिता, माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ललिता पानी लेकर आती है। ललिता को देखकर नवीन राम की माँ कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बोल नहीं पाती है। क्या हुआ माँ, बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। ललिता बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। नवीन राम कुछ समझ नहीं पाता है। मैं दुकान जा रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो आप ललिता को बता देना। नवीन राम दुकान आता है और तभी देखता है कुछ लोग उसके दुकान के बाहर खड़े हैं। वो पास आता है तो देखता है उसके दुकान के मालिक कुछ आदमियों के साथ वहाँ खड़े हैं। जी, आप यहाँ, क्या बात है? अच्छा हुआ नवीन राम, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात है? मुझे ये बात कहते हुए तो बहुत दुख हो रहा है, मगर मुझे काम है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दरअसल मुझे ये दुकान तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ और बनवाने का सोच रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें ये दुकान खाली करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इसी दुकान के सहारे तो मेरा घर चल रहा है, इसे तोड़ दीजिएगा तो मैं बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, मगर मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं ये वर्षों से सोच रहा हूँ, मगर हिम्मत नहीं कर पाया कभी बोलने का, मगर अब मैं रुक नहीं सकता। ये सुन नवीन राम बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इस तरह तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। घर कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नवीन राम उस दिन बहुत दुखी रहता है। घर आकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। माँ, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हमारा दुकान अब टूटने वाला है। आप ही बताओ, मैं क्या करूँगा? नवीन राम की माँ नवीन राम के सर पर हाथ रखती है और चुप करवाती है। माँ, कल आपका ऑपरेशन भी है, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं जाता हूँ। अगले दिन नवीन राम माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ऑपरेशन करवाता है। जो भी पैसा नवीन राम ने बचा कर रखा था, वो सब ऑपरेशन में लग जाता है। मगर खुशी की बात ये थी कि ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था। नवीन राम कुछ दिन बाद अपनी माँ को घर लेकर आता है। इतने दिनों से ये नहीं थे तो सब कुछ सही चल रहा था, अब ये आ गई है तो वापस से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नवीन राम ने दुकान टूटने की बात अपनी पत्नी ललिता को भी बता दी थी। आज ही दुकान टूटने वाला है, पता नहीं मैं कैसे देख पाऊंगा, मगर जाना तो पड़ेगा ही। नवीन राम के सामने ही नवीन राम का दुकान तोड़ दिया जाता है। नवीन राम अपनी दुकान को टूटता देख बहुत रोता है। ये दुकान तो टूट गया, अब कौन सा नया काम शुरू करूंगा? नवीन राम का मालिक उसे देखकर कहता है, नवीन राम, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मगर तुम तो समझ ही रहे हो मुझे ये क्यों करना पड़ा है। हाँ, ये बात मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं मालिक, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक काम करो, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर मेरी जमीन है, वहाँ ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं। उन पेड़ों पर बहुत नारियल लगते हैं, मगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जिसका मन किया वो तोड़ कर ले जाता है, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसका ख्याल रख सकूं। इसीलिए तुम वहां से नारियल तोड़कर ला सकते हो। और हाँ, एक जगह खाली पड़ी है, वहीं छोटा सा दुकान बनाकर नारियल बेचना। ये तो बहुत बढ़िया होगा, इस तरह मुझे कुछ काम मिल जाएगा। नवीन राम नारियल बेचने का दुकान खोल लेता है। हर रोज पेड़ से नारियल तोड़कर लाता था और अच्छे दाम पर बेचता था। जो भी मुनाफा होता था उसमें से अपने मालिक को भी दिया करता था। आज तो मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर नारियल तोड़ने तो जाना ही होगा, कुछ बिक्री होगी तो पैसे आएंगे। नवीन राम खराब मौसम में भी नारियल तोड़ने निकल पड़ता है। बहुत मेहनत से वो ढेर सारी नारियल तोड़ता है और दुकान पर लेकर आता है। दुकान पर आते ही नवीन राम देखता है दुकान के बाहर पहले से ही ग्राहकों की भीड़ लगी है। अच्छा हुआ आज मैं नारियल तोड़ने चला गया, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। नवीन राम एक एक करके सभी ग्राहकों को नारियल देता है। नारियल लेकर सभी ग्राहक चले जाते हैं। केवल एक नारियल बच गया था। अब तो केवल एक नारियल ही बचा है। अब इसे बेचने के लिए कितनी देर रुकूं? घर ले जाता हूँ, बच्चों को दे दूंगा, वो खा लेंगे। नवीन राम वो एक नारियल लेकर घर आता है। ललिता,
आज एक नारियल बच गया है, इसे बच्चों को खिला देना। जैसे ही ललिता उस नारियल को खोजती है, हैरान रह जाती है। सुनिए, इधर आइए और देखिए इसके अंदर क्या है। नवीन राम वहाँ आता है तो देखता है उस नारियल के अंदर नारियल की जगह सोना भरा हुआ है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। नवीन राम उस नारियल से सोना निकालता है। जैसे ही वो सोना निकाल देता है, वो नारियल वापस सोना से भर जाता है। ललिता, ये तो जरूर कोई जादुई नारियल है। हाँ, लग तो यही रहा है। धीरे धीरे नवीन राम बहुत अमीर आदमी बन जाता है, बहुत ही बड़ा घर बना लेता है और गाड़ियां खरीद लेता है। नवीन राम अभी भी जो भी करता अपनी माँ से जरूर पूछता। ये सब देख ललिता को बहुत जलन होता था। एक दिन ललिता अपनी सास के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी नवीन राम वहाँ आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। ललिता, ये तुम क्या कर रही हो? नवीन राम की माँ कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पाती है। तभी नवीन राम के बच्चे वहाँ आते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कुछ भी बुरा नहीं करूंगी, एकदम सुधर जाऊंगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। जिस दिन मैंने तुम्हें कुछ गलत करते देख लिया, बस वही दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। ललिता बहुत डर जाती है और एकदम सुधर जाती है और अपनी सास से अच्छा बर्ताव करने लगती है और नवीन राम से किसी भी कभी भी बात के लिए झूठ नहीं बोला करती थी।